नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम विश्वकर्मा फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ वर्चुअल एकेडमी पर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, आज से ही हम स्टार्ट करेंगे वुमेन्स डे से ही। ठीक है, तो देखिए क्या ये है हमारा डिटेल्ड लेसन प्लान जो कि हम फॉलो कर रहे हैं इस कोर्स में। लर्न कंप्यूटर बेसिक्स, ड्यूरेशन 32 सेशन। फिर से मैं बोलूंगी, हम कोशिश करेंगे इसको रिड्यूस करने का। यूनिट नंबर 1 इज कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर ओवरव्यू है ना, कंप्यूटर मशीन को पूरा हम समझेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशन एरियाज क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो क्या है, उसमें क्या क्या यूनिट्स हैं और क्या क्या फंक्शंस उसमें परफॉर्म करती हैं हर यूनिट। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहीं से। बट आई विल बी कवरिंग बोथ लेसन्स टुगेदर, जिसमें हम उसके बाद यूनिट्स को समझने के बाद हम देखेंगे कि जो यूनिट्स हैं उसमें जो डिवाइसेस है वो क्या है। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर हम हमेशा बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, ये मेरा कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसी चीज है जो सिंगल नहीं है, जिसमें कई सारी चीजें मिलके इकट्ठा काम करती हैं। कंपनी है कोई, वो भी क्या है? एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, है ना, हर एम्प्लॉय के ऊपर कुछ हेड्स हैं, तो वो सब जब मिलके काम करते हैं तो वो कंपनी फॉर्म होती है। उसी तरीके से कंप्यूटर क्या है? एक सिस्टम है, वो कोई सिंगल चीज नहीं है कि खाली मॉनिटर को देख के हम बोल दें कि ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट्स हैं, लाइक आई विल एक्सप्लेन यू। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, बीच में एक यूनिट है जो उसको प्रोसेस करेगा। डेटा यूजर ने दिया, डेटा कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किया, उसको प्रोसेस किया और यूजर को आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट में दे दिया। ठीक है, तो ये कई सारी यूनिट्स हैं जो कंबाइंड हैं, जो कनेक्टेड हैं, जो कंप्यूटर को बनाती हैं, तभी बनता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। तो हम उन यूनिट्स को समझेंगे। उन यूनिट में, अब देखो यूनिट है तो यूनिट इज ऑल्सो नॉट अ सिंगल थिंग, उसके अंदर भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो मिलके एक यूनिट बनती हैं। यूनिट क्या है? एक्चुअल में एक कैटेगरी है कि बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, यूजर से डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करके कंप्यूटर को फीड करती हैं। तो वो किस कैटेगरी में आती है? इनपुट यूनिट कैटेगरी में। और उसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस हैं। तो पेरिफेरल में हम हर यूनिट के फर्दर डिवाइसेस के बारे में देखेंगे। देन आई विल शो यू ऑन गूगल, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू सम इमेजेस, है ना, पूरा उनका कैसा दिखाई देती है वो, है ना। तो आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, कंप्यूटर ओवरव्यू एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। चलिए, एक बहुत अच्छा सा पीडीएफ है मेरे पास। इस पीडीएफ का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, तो आप वहां से इसको ले सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है ना, तो जिसमें फर्स्ट तो 4 सेशंस हैं हमारे। 4 में से 3 सेशंस थियोरी सेशंस हैं, तो वो सारे हम यहाँ से कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सीधा हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे, है ना। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस लेसन यू वुड बी एबल टू एक्सप्लेन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन की, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या यूनिट्स हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन आप एक्सप्लेन कर पाओगे। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस, है ना, हर यूनिट में इनपुट में क्या क्या डिवाइसेस है, आउटपुट में क्या क्या डिवाइसेस है, सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लासिफिकेशन है तो उस क्लासिफिकेशन को भी हम समझ पाएंगे कि सिस्टम किसको बोलते हैं और एप्लीकेशन किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। डिस्क्राइब कंप्यूटर लैंग्वेजेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ओके, तो आइए अब देखते हैं हम व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, तो लेट मी टेक अ मार्कअप। तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर एक्चुअल में क्यों इन्वेंट किया गया, हम सोचें अगर इस बात को, तो देखिए हमारे रियल वर्ल्ड में, हमारी रियल लाइफ में क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मैनेज करनी पड़ती है, मैनेजमेंट बहुत होता है जिसका, वो क्या है? डेटा। अकाउंट ओपन कराते हैं, वहां पे हमारा डेटा है, व्हाट्सएप में हमारा डेटा है, फेसबुक में हमारा डेटा है ना। हर जगह हमारी फाइल्स हैं, हर जगह हमारा डेटा है। हम कहीं भी साइट विजिट करते हैं, कोई फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां पे भी डेटा है ना। हम अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, वहां भी फॉर्म फिलअप करते हैं, वहां भी हमारा डेटा है। तो हर जगह पे हमारा डेटा है और डेटा को मैनेज करना
सबसे बड़ा की टर्म है, और डेटा के इर्द गिर्द ही हर चीज घूमती है। सबका डेटा बहुत सिक्योर होना चाहिए, सभी के लिए उनका डेटा प्राइवेट है और प्राइवेटली डेटा सिक्योर होना चाहिए। डेटा सिक्योरिटी भी जरूरी है, डेटा को प्रोसेस करना भी जरूरी है। ठीक है, तो डेटा एक्चुअल में क्या है? डेटा इज द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, है ना। कुछ नाम है, कुछ नंबर है, एक पेज पे लिख के दे दिए गए हमें, हम लेकिन उसको पढ़ के किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते। एक तरफ कुछ नाम लिखे हैं, एक तरफ कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और कई टाइप के नंबर है, कुछ 1 2 3 4 करके हैं, कुछ 28 45 88 98 इस तरीके से कुछ नंबर्स है ना, कुछ 10 डिजिट्स के नंबर है, इस तरीके से मिक्सअप कुछ कंटेंट है हमारे पास पेज पे। तो उसको समझ पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो रॉ डेटा है। तो कंप्यूटर का इन्वेंशन किस लिए हुआ है? कि जो डेटा हम मैन्युअली कॉपी और पेन लेके प्रोसेस करते थे, लिख के करेक्शन करना उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए, हम उसको कट करेंगे, बजाय उसके पेपर चेंज करना पड़ेगा, पेज चेंज करना पड़ेगा। पेन से करेंगे तो इरेज नहीं कर पाएंगे, हम उसको कट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन सब चीजों के लिए डिजिटाइज करना पड़ा, और डेटा को डिजिटली प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ। और कंप्यूटर में हम अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किसमें? इंफॉर्मेशन में। सो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं बोलूंगी, की टर्म है ये, कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक बार एक्सेल ओपन करती हूँ, एक बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज को समझते हैं कि क्या है ये। ओके, तो अभी आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने लिखा ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको, मैंने सेलेक्ट किया इसको और थोड़ा सा बड़ा कर। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा यहाँ पे अमित 89 7, एक यहाँ पे एक कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो कुछ डिजिट्स लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं यहाँ पे। डन। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ डेटा मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कुछ नंबर्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं, कुछ नेम्स हैं, है ना। तो नेम्स हैं, हम समझ पाएंगे कि ये नेम्स हैं, है ना। तो लेकिन बाकी के डिजिट्स क्या है, वो क्या है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, अभी मैं आपको पूछूं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि फोन नंबर है, एज है, हाइट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं इन सब इस रो डेटा में से सोनिया की एज क्या है, सोनिया की हाइट क्या है, और उसका फोन नंबर क्या है, तो क्या आप वो रिकॉर्ड यहां से फैच कर पाएंगे? नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मिक्स है। तो ये क्या है? रो डेटा बोलेंगे हम इसको, ये डेटा प्रोसेस नहीं है अभी। हाँ, लेकिन मैंने डिजिटली इसको इनपुट कर लिया, एक पेपर पे लिखा हुआ था, मैंने डिजिटली इस पे कर लिया, क्योंकि पेपर पे लिखे हुए डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें मैन्युअली उसको करना पड़ेगा, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे मैंने उसको 1 बाय 1 यूजिंग द कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है, उसको यूज करके इनपुट कर लिया। अब यहाँ पे चलिए इसको प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, फिर मैंने लिखा यहाँ पे एज, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हाइट, ओके हाइट, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल नाम। ठीक है, तो फिर से मैं बड़ा कर देती हूँ इनको, थोड़ा सा विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया, मैंने कुछ फील्ड्स हैं उसमें कुछ एंट्री कर दी है, कुछ नेम, एज, ओके, तो पता है हमें नेम, एज, हाइट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर दी। अब मैं क्या करती हूँ, जो रो डेटा था वहां से मैंने लेना स्टार्ट किया वैल्यूज को,
ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये एंट्री यहाँ पे कर दी। ठीक है, तो फिर से हम लेते हैं, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके 6 है, कट किया, पेस्ट, 5 कट किया एंड अगेन पेस्ट किया मैंने। ओके, एक और 5 है यहाँ पे, इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, 34, डेटा वही है जो हमारे पेपर पे था, उस डेटा को हमने लिया और मैंने बस उसको कुछ हेड्स दिए, नेम, एज, ऐसे इस तरीके से, और हेड देके उन हेड्स के अंडर उस डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज प्रोसेसिंग, है ना, कन्वर्ट कर दिया है ना, जो कि डेफिनेशन में आप देख पाओगे यहाँ लिखा हुआ है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा था, मैंने आपसे पूछा सोनिया की एज, उसकी हाइट और मोबाइल नंबर बताइए, जो कि पॉसिबल बात नहीं है हमारे लिए, है ना, हम उसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन अभी अगर मैं आपसे सेम चीज पूछती हूँ कि आप एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए सोनिया की एज क्या है, बहुत क्लियरली यहाँ पे रिटर्न है एज, और सोनिया के सामने क्या लिखा हुआ है एज के अंडर 6, कि सोनिया की एज है 6, उसकी हाइट है 34, उसका मोबाइल नंबर है ये। तो यहाँ पे जो था वो रो डेटा था, अनप्रोसेस था, लेकिन कंप्यूटर को यूज करके, माउस में यूज कर रही हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में यूज कर रही हूँ, कीबोर्ड में यूज कर रही हूँ, और इसको यूज करते करते मैंने वो पेज पे लिखे हुए रो डेटा को एक प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो हमें कुछ इन्फॉर्म करता है। क्या इन्फॉर्म करता है कि अमित की डिटेल्स क्या है, सोनिया की डिटेल्स क्या है, पूनम की डिटेल्स क्या है और सोनम की डिटेल्स क्या है। तो सारी डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से हमें इन्फॉर्म करती गई है, जिससे हम कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो दिस इज नोन एज डेटा प्रोसेसिंग, और डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना ही काम है कंप्यूटर का। ठीक है, तो आई होप ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है दैट इज वेरी मच क्लियर कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है। कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, कि इसको हम कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस के तरीके से, कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो कई तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि एक्सेप्ट द डेटा। अब मैंने एमएस एक्सेल ओपन किया, पॉइंटर वहां पे क्लिक किया और मैं कुछ टाइप कर रही थी, अमित 5, कुछ नंबर्स और फिर कुछ नेम्स टाइप करे मैंने, तो क्या उसने एक्सेप्ट नहीं किया? उसने एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो है ही उसी काम के लिए। मैं कीबोर्ड में स्ट्राइक करती जा रही हूँ, मैं कीबोर्ड पे मार्क करती जा रही हूँ और वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। कंप्यूटर का सबसे पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्ट करना डेटा को। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, उसे किसी डिवाइस में जाके उसको स्टोर करना है। स्टोर है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार स्क्रीन पे अपीयर हुआ और फिर गायब हो गया, ये यहाँ पे अभी भी है। कब तक रहेगा? जब तक मैं इस फाइल को क्लोज नहीं कर देती हूँ या कंप्यूटर को क्लोज नहीं कर देती। तो जरूर इसके पास कोई तो स्पेस है जहां पे ये अभी भी है ना। तो कंप्यूटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द डेटा। तो एक क्या हो गया, डेटा को एक्सेप्ट करना, दूसरा क्या हो गया, उसको स्टोर करना। थर्ड थिंग इज प्रोसेस द डेटा, जो कि मैंने किया। अब बिना यूजर के इंटरवेंशन के ऐसा नहीं है कि डेटा प्रोसेस नहीं होगा, हमें इंस्ट्रक्शन देते रहना होगा तभी वो उसको कर पाएगा, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं करता है। हमने डेटा दिया और उसने प्रोसेस कर दिया, ऐसा नहीं है, हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा, है ना। आप वॉशिंग मशीन में यू आर मतलब कपड़े धुल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं धुल रहे हैं, आप उसको टाइमर सेट करोगे, डिटर्जेंट डालोगे, पानी डालोगे, है ना, बार बार उसको चेक भी करोगे, है ना। तो बिना आपके इंटरवेंशन के कपड़े नहीं धुल जाएंगे। ऑटोमेटिक मशीन है तो बात अलग है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे कि आपने डेटा दिया, उसने एक्सेप्ट किया, उसने अपने पास स्टोर कर लिया, फिर वो प्रोसेस करेगा, तो बिना आपकी गाइडेंस के प्रोसेस नहीं करेगा, तो यूजर को इंस्ट्रक्शंस देते रहना है। ओके, रिट्रीव रिजल्ट, कि प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करना है, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है वो रिट्रीव करनी है और यूजर को दिखानी है। तो वो तो हमें दिखती रहेगी, अगर मॉनिटर की बात करें तो वो हमें दिखती रहेगी, लेकिन अगर आपको पेपर पे प्रिंट करना है तो वो आप बाद में करोगे, पहले पूरा क्रिएट करोगे। उसको क्रिएट करने के बाद अगर आप, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देती हूँ,
तो प्रिंटर अगर अटैच्ड है और ओके करते ही वो एक पेपर पे जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यही चीज है। अच्छा, लास्ट प्रिंट हो गया, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट इन डिजायर्ड फॉर्मेट, प्रिंटर पे करना है या कहाँ पे करना है। अभी रिट्रीवल का मतलब क्या है ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अच्छा, एक चीज समझिएगा आप कि अगर हमने इनपुट दिया, उसने एक्सेप्ट किया और उसने एक जगह पे जाके उसको स्टोर कर दिया, जो कि अभी है स्टोर, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के, प्रोसेस कर चुकी हूं मैं इसको, प्रोसेस करने के बाद भी अभी ये यहाँ पे है, मतलब पूरा टाइम जब तक आपका डेटा प्रोसेसिंग में है वो मेमोरी में रहता है, स्टोर्ड रहता है। तो क्या होता है, जितनी बार भी प्रोसेसिंग होगी, जितनी बार भी आउटपुट दिया जाएगा, उतनी बार ही उसको रिट्रीव करना होता है। ठीक है, तो हमने एक बार डेटा फीड कर दिया, उसने एक्सेप्ट करके उसको स्टोर कर लिया अपनी मेमोरी में, और उसको प्रोसेस करना है तो वहां से लेना पड़ेगा, वापस वहीं पे देना पड़ेगा। प्रिंट आउट लेना है तो वहां से लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, कॉपीज क्रिएट करनी है तो वहीं से एक्सेस करना होगा। तो एक टेम्पररी मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वो ही प्रोसेसिंग के टाइम पे जो भी डेटा आप फीड कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर से आप काम कर रहे हो, तो उस समय रैम का मेमोरी एरिया यूज होता है, जो कि यहाँ पे है स्टोर द डेटा। ओके, तो फंक्शंस के टर्म्स में हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसी में से निकल आएंगी। ठीक है, तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंप्यूटर की, कि ये एक बहुत हाई स्पीड मशीन है, बिल्कुल हाई स्पीड है। आपने कमांड दिया प्रिंट का, तो ये 1-2 दिन नहीं लेगा प्रिंट करने में। हमें लिखने में उसको पेपर पे भले 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन इसको इतना टाइम नहीं लगेगा, उसे तो मिनट भी नहीं लगनी है और उसने प्रिंट आउट दे देना है। ठीक है, तो इट इज अ हाई स्पीड मशीन। एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी होती है। बोला जाता है कि इस पूरे संसार में कोई भी 100% करेक्ट नहीं होता, कभी भी 100% कोई एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन मशीन हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसको गाइड ही इस फॉर्म में किया है, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला है वो उसको करना ही करना है। क्यों? वो अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करेगी। अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करेगी तो ऑब्वियसली वो गलती कर सकती है फिर मशीन, है ना। तो वो क्या है, प्रोग्रामेबल, प्रोग्राम्ड मशीन है, प्रोग्राम जैसे किया गया है वैसे ही वो काम करेगी, तो फुल एक्यूरेट होगा। हाँ, एरर हमारी तरफ से हो सकता है, अगर हमने इंस्ट्रक्शन देने में गलती करी, कहीं पे इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं दी, तो ऑब्वियसली वहां पे गलती होगी। तो इंस्ट्रक्शन देते हुए, इनपुट देते हुए आपको देखना है कि आपका इनपुट करेक्ट हो। एक्यूरेट है, हाई स्पीड है। डिलीजेंस, इट नेवर गेट टायर्ड, ये कभी टायर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक आप काम करना चाहें, पूरा दिन करना चाहें, तो पूरा दिन ये ऑन रह सकती है, काम कर सकती है। हीट अप हो सकता है तो एसी जरूर होता है उस कमरे में, उस लैब में जहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो क्योंकि ये हीट देता ही है, जब चलेगा कंप्यूटर तो हीट होती है, इसीलिए आप देखोगे कंप्यूटर के सीपीयू में पीछे एक फैन हाउस सिस्टम होता है ना, तो उसके हीट को बाहर निकालने के लिए। ओके, वर्सटैलिटी, हर फील्ड में हम इसको यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, मिलिट्री सर्विसेज, है ना, चाहे ऑफिस है ना, कहीं पे भी, मेडिकल्स, हर जगह। स्टोरेज, हमारे ब्रेन में जो हमारी जो मेमोरी है वो इट्स शॉर्ट है बहुत, है ना, कुछ टाइम तक बातें याद रहती हैं, या थोड़ा सा और लंबा पीरियड लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं है हमेशा ही याद रहेगी। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे थोड़ा सा उसका जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टोरेज बहुत हाई है, जितना ज्यादा आपका पॉकेट बोलता है उतना ज्यादा आप उसमें डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, और उतना ज्यादा ही स्टोरेज उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके से मैंने कंप्यूटर एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है काम उसका, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। 5 उसके बेसिक फंक्शन है, डेटा को एक्सेप्ट करना, उसको स्टोर करके रखना, उसको प्रोसेस करना, और उसको प्रिंट करना, और बार बार उसको रिट्रीव करना। कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी सारी। अब सारी इसकी एडवांटेजेस भी हैं, हाई स्पीड एडवांटेज है, एक्यूरेसी एडवांटेज है, डिलीजेंस एडवांटेज है, वर्सटैलिटी एडवांटेज है, स्टोरेज भी एडवांटेज है। लेकिन इसमें मैं 2 चीज और ऐड करूंगी जो उसकी बन जाती है लिमिटेशन, उसकी कमियां, कि 0 IQ लेवल है, उसको प्रोग्राम किया गया है, उसी हिसाब से उसको करना है, खुद से वो कुछ नहीं करेगा। 0 IQ लेवल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं है ये, अगर मान लीजिए प्रिंटर अटैच्ड नहीं है और हमने प्रिंट की कमांड दे दी, तो वो ऐसा, सॉरी, प्रिंटर अटैच है, चलिए ऐसे कर लीजिए, प्रिंटर अटैच है लेकिन उसमें पेपर नहीं है, ट्रे जो है पेपर ट्रे वो ब्लैंक है, खाली है, उसमें पेपर नहीं है, और आपने प्रिंट की कमांड दे दी, तो देखिएगा प्रिंटर में आवाज आएगी, वो प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि पेपर नहीं है तो प्रिंट ना हो, कमांड कैंसिल हो जाए, नहीं, वो प्रिंट करेगा।
क्यों? क्योंकि वो प्रोग्राम है उस तरीके से, तो वो डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। तो 0 IQ लेवल एंड लेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये दो उसकी लिमिटेशन है, बाकी एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्यूटर से आप फेमिलियर हो गए होंगे। तो अब हम देखते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पे हमारे पास इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है, और बीच में एक बॉक्स है जहाँ पे मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, तो इनपुट एक्सेप्ट करना है तो इनपुट के थ्रू करेंगे, प्रिंट करना है तो आउटपुट के थ्रू होगा। एक एक एग्जांपल दूं। ठीक है, तो देखिए इनपुट यूनिट कीबोर्ड, इनपुट से आप फीड कर रहे हो, मॉनिटर स्क्रीन पे आउटपुट देख रहे हो, सीपीयू में आपका डेटा प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं सीपीयू लिखा नहीं हुआ है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको सीपीयू क्या होता है ना। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये हमारा सीपीयू है। कंट्रोल यूनिट और रिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो यूनिट मिला के कंप्यूटर का सीपीयू बनती है। ठीक है, तब अब एएलयू का काम क्या है? प्रोसेसिंग, जो हमने ऊपर फंक्शन पढ़ा था प्रोसेसिंग का, कि इनपुट ले लिया फिर उसको स्टोर करा जाएगा। इनपुट जैसे ही ले लिया यूजर से, तो इनपुट लेते ही वो चला जाता है मेमोरी में, मेमोरी में उसको स्टोर हो गया वो। अब मेमोरी से प्रोसेस होना है, सीपीयू को उसको प्रोसेस करना है, तो ये एरो दिख रहा है ना आपको, इस एरो से वो अंदर आएगा, प्रोसेस होगा, फिर वो वापस वहीं पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है, कभी भी डेटा चाहिए मेमोरी से लिया और वहीं पे स्टोर कर दिया, लिया वहीं पे स्टोर कर दिया। तो ये साइकिल चलता रहता है। इनपुट से जो आया, आप देखो इनपुट की तरफ कभी डेटा नहीं जाएगा, मैं दोबारा एक और एरो यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। एरो का डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन हमेशा यही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनपुट का काम है खाली इनपुट को यूजर से एक्सेप्ट करके कंप्यूटर में फीड करना। कंप्यूटर से कोई चीज इनपुट के पास नहीं आएगी, हाँ आउटपुट में आएगी। अब आउटपुट की तरफ जो एरो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, हमेशा इसकी तरफ हमेशा डेटा आएगा, कभी इससे डेटा जाएगा नहीं। ठीक है, तो इनपुट से मेमोरी में गया, मेमोरी से सीपीयू उसको लेता रहेगा जब भी उसको प्रोसेस करना है और वापस मेमोरी में आएगा। और आउटपुट यूनिट को अगर कुछ डेटा मतलब चाहिए, वहां पे कुछ डेटा शो करना है, तो वो भी यहीं से वहां पे शो होगा मेमोरी से। ठीक है, अब मेमोरी में क्या डिवाइस है ना, मेमोरी में क्या डिवाइस है, अब मैं लिख देती हूँ, एक तरह मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे होता है एक डिवाइस जिसको हम बोलते हैं रैम, एक और डिवाइस होता है वो भी मेमोरी का ही पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रोम। ठीक है, एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, लेकिन रैम सबसे मेन है, बिना रैम रोम कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों प्राइमरी हैं, लेकिन ये परमानेंट वे में हो जाता है और ये टेम्पररी है। जब तक कंप्यूटर ऑन है इसमें कंटेंट रहते हैं, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो इसके कंप्यूटर के कंटेंट इरेज हो जाते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। प्रोसेसर मेमोरी भी बोलते हैं हम इसको, कि जब भी कुछ भी प्रोसेसिंग होती है, इनपुट ने डेटा लिया यहाँ पे रख दिया, तो प्रोसेसर जब भी प्रोसेस करेगा तो इसी मेमोरी को वो यूज करता रहेगा और प्रोसेस करता रहेगा। ठीक है, रोम के बारे में हम फर्दर एक सेक्शन आएगा सॉफ्टवेयर वाला, वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे स्टोरेज एक और यूनिट होती है, मैं वो बनाना चाहूंगी यहाँ पे, कि मैंने एक और यहाँ पे बॉक्स लिया और उसके अंदर मैं लिख देती हूँ स्टोरेज यूनिट, है ना। तो टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं इसको भी हम, है तो उसी का ही पार्ट, कनेक्टेड तो उसी से ही होगा, है ना। लेकिन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि ऑप्शनल भी बोल सकते हो आप। एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि अंदर जो रैम और रोम है वो कंप्यूटर के लिए है, वो कंप्यूटर की मेमोरी है, लेकिन स्टोरेज जो है वो यूजर की मेमोरी है। आपने कुछ मूवी पेन ड्राइव में से कंप्यूटर में फीड करनी है, सेव करनी है, तो आप रैम में नहीं कर सकते। आप रैम को देख भी नहीं सकते कि रैम कहाँ है, रोम कहाँ है। फिजिकली आप डिवाइस को देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर में मैं आपको नहीं दिखा सकती ये कि ये एरिया रैम का है, ये एरिया रोम का है, नहीं दिखा सकती। ठीक है, लेकिन स्टोरेज में दिखा सकती हूँ आपको, हार्ड डिस्क, है ना। तो ये यूजर की मेमोरी है, यूजर अपने सॉन्ग्स, अपनी मूवीज, अपनी फाइल्स, अपने फोल्डर सारे यहाँ पे सेव करेगा और वो परमानेंटली वहां पे रहेंगे जब तक आप चाहते हो, जब तक आप डिलीट नहीं कर देते हो। लेकिन रैम जो है वो तब तक कंटेंट रखता है जब तक पावर सप्लाई ऑन है, जैसे आपने ऑफ किया उसके कंटेंट इरेज हो जाते हैं। ठीक है, रोम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मेनली 5 यूनिट्स हैं, इनपुट, मेमोरी, कंट्रोल,
अरिथमेटिक एंड आउटपुट, ये जो है ये ऑप्शनल है और एक्सटर्नल है, आप लगाना चाहें, इसके बिना कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, रन हो जाएगा, लेकिन स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी बाद में, तो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए, रैम के बिना हम कंप्यूटर से काम नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा थोड़ा समराइज कर देते हैं हम इसको। ठीक है, तो accepts the data and instruction by way of input, ठीक है, then it stores the data, process the data required by the user, ठीक है, जैसे कंप्यूटर यूजर इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करेगा, एंड गिव्स द रिजल्ट एज द आउटपुट, है ना। अब एक कंट्रोल यूनिट ऊपर रह गया था एक्सप्लेन करना, तो कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर, है ना। कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का पार्ट है, उसका काम क्या है, हर यूनिट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना। कोऑर्डिनेशन किस चीज का, किस बात का कोऑर्डिनेशन, डेटा ही इधर उधर हो रहा है ना, इनपुट से डेटा लिया, मेमोरी में गया, मेमोरी से डेटा सीपीयू को चाहिए तो वो यहाँ से मेमोरी से डेटा लेगा, फिर वो वापस मेमोरी में जाएगा डेटा, फिर वो ही डेटा आउटपुट जाएगा, डेटा डेटा डेटा, हर बार डेटा का मेंशन आ रहा है, तो डेटा इधर उधर ट्रेवल करता है कंप्यूटर में। तो डेटा का ट्रेवलिंग जो होता है ना, वो पहले वो देखा जाएगा कि वो डिवाइस जहां पे वो जाना है वो अवेलेबल है, फ्री है या नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट के इंटरवेंशन के बिना वो डिलीवरी जो होती है, वो ट्रांसमिशन वो पॉसिबल नहीं है। इनपुट को मेमोरी को डेटा देना है तो पहले वो चेक करेगा, इनपुट यूनिट को सिग्नल देगा, आई वांट टू ट्रांसफर सम डेटा, सो प्लीज चेक इज द रैम अवेलेबल टू हैव द डेटा, वो फुल तो नहीं है, अवेलेबिलिटी है। तो हर डिवाइस में वो काम होता है, दो डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन होता है, तो हर डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन से पहले कंट्रोल यूनिट पहले हैंड शेकिंग करता है, उसको हैंड शेकिंग बोलते हैं, कि वो अवेलेबल है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। इनपुट एंटरिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स, कंट्रोल यूनिट, ओके, सो प्रोसेस, हर चीज इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ कंट्रोल यूनिट, इतना ही काफी है ना। कंट्रोल यूनिट के सुपरविजन सुपरविजन और उसके इंटरवेंशन के बिना कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसी का काम है हर चीज की टेक केयर करना, कि क्या चीज कैसे हो रही है और स्टेप वाइज हो रही है या नहीं हो रही है ना। कब डेटा को रिसीव करना है, कब उसका रिसीविंग स्टॉप करना है और उसको कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एडिशन जो एक्चुअल प्रोसेसिंग है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, और लॉजिकल कंपैरिजन में आता है जैसे कि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, है ना। तो ये सारे जो प्रोसेसिंग है ये एलयू करेगा, जो कि एक्चुअल सीपीयू है हमारा। आउटपुट यूनिट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट, यूजर को उसका प्रोसेस हो चुका है डेटा, अब उसको स्क्रीन पे शो करना है या प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना है, तो लास्ट प्रोसेस होती है उसको आउटपुट देना। ठीक है, अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ALU एंड CU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम जॉइंटली नोन एज CPU, इन दोनों डिवाइस को इकट्ठा अगर हम करते हैं तो क्या बनता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट लेसन नंबर 1। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आई विल नॉट गिव यू द आंसर्स, आई वॉन्ट कि PDF का लिंक आपके नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको रिवाइज करें और खुद से चेक करें कि क्या आपके पास अब इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है या नहीं है। ठीक है, एक टीचर का काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आंसर देना नहीं है। आंसर आपका काम है, आंसर आप खुद सर्च करो कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप उसको रिवाइज कर सको, उसको प्रैक्टिस कर सको। ओके ओके एवरीबॉडी, तो इतना ही बहुत ज्यादा हो गया एक वीडियो में। तो आई गेस नेक्स्ट जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो मैं चाहूंगी आप जो भी नीडी हैं आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, हर जगह पे। थैंक यू सो मच।